पेपर देखकर तो सर दिल एकदम गार्डन गार्डन हो गया। जो हमारे शब्द हैं बस वही आ रहे हैं निकल के। झमाझम गया सरकार पेपर, बहुत बढ़िया पेपर गया। और हम आ गए हैं इस पेपर के शॉर्ट रिव्यू के साथ। मैं पेपर पूरा डिस्कस नहीं करूंगा। पेपर कंप्लीट होने आने के बाद, सारे पेपर्स हो जाने के बाद 19 तारीख को आपके सामने इसका सॉल्यूशन आ जाएगा। बाकी अभी मैं बोल सकता हूँ कि ICAI ने आपका दिल खुश कर दिया। पहला पेपर ऐसा दिया कि आपको बस मजा आ जाएगा। क्योंकि अगर किसी बच्चे ने सिर्फ मॉड्यूल और कंपाइलर का मतलब पास पेपर, RTPs, MTPs, बस इनको भी कवर किया अच्छे से, तो लगभग 70% से ऊपर आपका पेपर, इवन मोर देन दैट, उन्हीं RTPs, पास पेपर, MTPs और मॉड्यूल से आया है। तब इससे अच्छा क्या होगा यार। ICAI अपने वर्ड्स रख रहा है कि भाई साहब अच्छे से हमारे स्टडी मटेरियल पे फोकस कीजिए, उसके बाद चांदी ही चांदी, सोना ही सोना, और पेपर में जबरदस्त मार्क्स। पेपर अगर मैं बोलूँ तो बिल्कुल मॉडरेट पेपर था। इसमें ऐसा कुछ नहीं था कि एक एवरेज बच्चा 75 प्लस मार्क्स इस पेपर से ना ला पाए। ऐसे कोई क्वेश्चंस नहीं मिले इस पूरे पेपर में जो लीक से हटके थे, जो पहली बार हमने देखने को मिले। एक छोटा सा क्वेश्चन था, प्रैक्टिकल थियरी थी, जो आज से पहले देखने को नहीं मिले थे विद रिगार्ड्स टू क्लासिफिकेशन ऑफ द कंपनी। बाकी पूरा पेपर एकदम मक्खन था। एक बार जल्दी से मैं बता देता हूँ कि आपके पेपर में क्या क्या आया था। वैसे मैं बिल्कुल श्योर हूँ कि आज मैं जज्बात में नहीं बहूंगा और बिल्कुल टू द पॉइंट बताऊंगा। पहला क्वेश्चन एज यूजुअल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का आता है। क्वेश्चन ये आया था आपका, क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट ए, AS 16 से। और इसमें वही बहुत नॉर्मल, एक स्पेसिफिक लोन लिया था, एक जनरल बोरोइंग थी। स्पेसिफिक बोरोइंग का पूरा पैसा यूज किया था, जनरल बोरोइंग का पार्ट पैसा यूज किया था। स्पेसिफिक बोरोइंग का पैसा टेम्परेली इन्वेस्ट कर दिया था और उस पर कुछ इनकम आई थी, और जनवरी में असेट्स बन के तैयार हो गई थी। हम ये जानते हैं कि असेट्स जिस दिन बन के तैयार हो गई उस दिन के बाद से ब्याज का अमाउंट कैपिटलाइज नहीं होता। तो आपको यहाँ पर बस केवल मिला के ये जो तारीख है 31 जनवरी तक कैपिटलाइजेशन करना था, उसके बाद का सारा पैसा लाभों पे चार्ज कर देना था। ये क्वेश्चन आपके कई दफा आपके सामने आ चुके होंगे, इसमें ऐसा कुछ भी नया नहीं था, नॉर्मल क्वेश्चन था। फिर सर इसके बाद आपका जो सेकंड क्वेश्चन था वो बात कर रहा था AS 11 की, जिसने बोला कि हमने एक मशीन खरीदी जो 30,96,000 रुपए की थी, जबकि 1 जुलाई इंपोर्ट गुड्स इंपोर्ट करा, कोई जर्मन बेस्ड कंपनी। अब जर्मन बेस्ड कंपनी है तो वहाँ पर सर वो यूरोपियन यूनियन में आती है, तो वहाँ पर जो करेंसी यूज होगी दैट विल बी यूरो। तो 1 जुलाई को माल खरीदा, 1 अक्टूबर को असेट्स खरीदी, और इस पर कोई लोन नहीं लिया। असेट्स खरीदी थी 18,500 यूरो की, और जिस दिन परचेस की उसी दिन पेमेंट कर दिया, तो इसके कोई डेफरमेंट तो हुआ नहीं। और सर हम तो असेट्स को जब रिकॉर्ड करते हैं तो अगर ईयर एंड तक रिवैल्यू नहीं करा तो नॉर्मल रूल है, नॉन मॉनेटरी आइटम है, वैल्यूड एट हिस्टोरिकल रेट और फेयर वैल्यूएशन रेट। ये ट्रांजैक्शन बोला है इन्होंने कि सर 30,96,000 रुपए में इन्होंने माल खरीदा है, और यहाँ पर बोला है कि इन्होंने 50,40,000 रुपए में माल बेचा है। ऑल द अबव ट्रांजैक्शंस, सॉरी मैं नहीं आऊँगा, अभी क्वेश्चन डिस्कस नहीं करेंगे। नॉर्मल क्वेश्चन था, कन्वर्जन करना था। चूंकि ये परचेस और ये सेल दोनों का सेटलमेंट नहीं हुआ है, इसलिए ये बैलेंस शीट में आ रहे हैं एज ए फॉरेन करेंसी डेटर एंड क्रेडिटर्स। और चूंकि फॉरेन करेंसी डेटर्स और क्रेडिटर्स दोनों मॉनेटरी आइटम में आते हैं, तो दे शुड बी कन्वर्टेड एट क्लोजिंग रेट। और जो हिस्टोरिकल रेट था, स्पॉट रेट था, जिस दिन ट्रांजेक्शन वो किया था, और आज जो क्लोजिंग रेट है उसका जो डिफरेंस आएगा दैट विल बी ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एज एन रियलाइज एक्सचेंज गेन और लॉस। तो ये भी एक एवरेज क्वेश्चन था, कोई विशेष दम नहीं थी। क्वेश्चन नंबर 3 AS2 के हिसाब से था। तो सर AS2 के बारे में क्या बोलूँ यार, तो नॉर्मल क्वेश्चन था यार। और इन्होंने मांगा क्या है, आप खुद तो सोचो। क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू मांगी है, उन्होंने बोला है परचेस इतना किया है, सेल ये करी है, और ये हमारा जो प्रॉफिट है वो कॉस्ट पे 10% है। तो कॉस्ट पे 10% मतलब सेल पे 1/11। इस सेल पर 1/11 प्रॉफिट निकाल के उसे सेल में से माइनस कर दो, आ जाएगा COGS में आप निकाल लो ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेस, तो अवेलेबल फॉर सेल माइनस COGS इक्वल्स टू क्लोजिंग स्टॉक।
सर इसके बाद 250 चेयर खरीदी, 300 सॉरी, आराम से। ये क्वेश्चन AS2 का था, इजी क्वेश्चन था, बहुत सामान्य क्वेश्चन था, आप आराम से कर सकते थे। फिर इसके बाद ये आ गया आपका AS12। मेरी ये थी कि मतलब इंस्टिंक्ट बोल रहा था कि PP आना चाहिए, लगभग हर बार आता है, इस बार नहीं आया। PP बच्चों को थोड़ी तकलीफ देता है क्योंकि लेंदी है, बहुत सारे उसमें पॉइंट्स हैं, आए ही नहीं। AS12 आ गया, कौन सा? ग्रांट मिली, असेट्स पे हमने उसको असेट्स के अगेंस्ट एडजस्ट कर लिया। 2 साल समाप्त होने के बाद थर्ड ईयर के बिगिनिंग में ग्रांट वापस कर दी। ग्रांट वापस करी तो फिर से एंट्री हो गई फिक्स असेट्स टू कैश, और अब बची हुई यूजफुल लाइफ में। यूजफुल लाइफ क्या है सर? तो यूजफुल लाइफ है सर 6 साल, जिसमें से ऑलरेडी 2 गुजर चुके थे, तो बचे हुए 4 साल में जो नई वैल्यू आएगी उसको डेप्रिशिएट करना है। हो गया सर। 20 मार्क्स, 20 के 20 मैं बोल सकता हूं कि इसमें एंटायर 20 मार्क्स, या तो आप इसको एवरेज बोल सकते हो या इवन बिलो एवरेज बोल सकते हो। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन आया कंबाइंड क्वेश्चन ऑफ लॉस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ स्टॉक। ये PM का क्वेश्चन था, ये आपके पास्ट पेपर में भी आ चुका है, और हमारे प्यारे बच्चों को तो हमने ऑलरेडी PM के क्वेश्चन शेयर कर दिए थे। ये उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, बड़ा ही आसान क्वेश्चन था। लॉस ऑफ प्रॉफिट और लॉस ऑफ स्टॉक दोनों का कैलकुलेशन करना था, 12 मार्क्स के लिए आया था। हाँ, चूंकि ये क्वेश्चंस लेंदी हो जाते हैं इसलिए हम बोल सकते हैं कि हमारा एवरेज क्वेश्चन था। इसके साथ जो हमारा 8 नंबर के लिए QT5 क्वेश्चन आया, ये वही था, स्कूटर्स खरीदे थे, मॉड्यूल में 6 स्कूटर खरीदे थे, इन्होंने 8 खरीद लिए, अब थोड़ा सा अपग्रेड कर लिया इन्होंने और 2 स्कूटर ज़्यादा खरीद लिए। तो सर ये क्वेश्चन वही रिपोजिशन का एक नॉर्मल क्वेश्चन, मैं इसको बहुत सिंपल भाषा में बोल सकता हूँ कि ये इजी है। अगर किसी ने मॉड्यूल करा है तो ये क्वेश्चन उसकी नज़रों के सामने से पक्का गुजरा होगा, हो ही नहीं सकता कि ये क्वेश्चन उसकी नज़रों के सामने से ना गुजरा हो, अगर उसने हायर परचेस पढ़ा है तो मॉड्यूल से। डन सर। तो ये 20 में से मैं बोल सकता हूँ कि 8 मार्क्स आपके इजी हैं और 12 मार्क्स आपके एवरेज थे। तो अब हमारा हिसाब निकल के आ रहा है कि सर टोटल अगर हम देखें तो इजी 8, एवरेज 12 और बिलो एवरेज 20। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 का हिसाब हो गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 आया है इन्वेस्टमेंट। मैं 10 बार अपने बच्चों से बोला था कि भैया 3 चैप्टर सबसे पहले ढूंढना और सबसे पहले निपटाना, इन्वेस्टमेंट, हायर परचेस और आपका इंश्योरेंस क्लेम। पता है आपको 30 नंबर आ गए इसमें से। मैंने ये भी बोला था आप लोगों को पहले यही 3 क्वेश्चन करना, अच्छे से करना, और एक चौथा था PPI प्रॉफिट प्राइवेट इनकॉर्पोरेशन, वो भी आया है। तो सर ये तो बहुत घटिया क्वेश्चन था, आपका इन्वेस्टमेंट इन डिवेंचर का पार्ट था, तो यार इसके बारे में तो मैं बोलूंगा भी नहीं। डिवेंचर का क्वेश्चन था, नॉर्मल क्वेश्चन था, एकदम बेसिक क्वेश्चन था, और उसके ऊपर चेरी ऑन द केक फीफो मेथड से आंसर देना था। फिर उसके बाद स्टॉक एंड डेटर मेथड इन ब्रांच अकाउंटिंग हमारे बच्चों की सबसे प्रिय मेथड, क्योंकि दे विल फील अनकंफर्टेबल विथ इंडिपेंडेंट ब्रांच, क्योंकि क्वेश्चन लेंदी हो जाता है। फॉरेन ब्रांच में अगर सिर्फ कन्वर्जन का आया है ओके, सिर्फ ब्रांच का आया है तो भी ओके, लेकिन ब्रांच का कन्वर्जन, फिर P&L ट्रेडिंग, फिर ट्रांसफर एंट्रीज एंड देन बैलेंस शीट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन लेंदी हो जाता है। तो ये सर आपको मैं बोल सकता हूं कि ये एवरेज है और ये इजी है। एक्चुअली इसको एवरेज बोलना भी गलत है, ये एक्चुअली इजी है। तो क्वेश्चन नंबर 3 से हमारे पूरे 20 मार्क्स इजी में गए, ये एवरेज और ये बिलो एवरेज, 3 क्वेश्चन हो गए सर, और तीनों क्वेश्चन ऐसे थे कि बच्चा आराम से अभी तक तीनों क्वेश्चन को करे और इनमें से कुछ भी छोड़कर ना आए। सर ये जो क्वेश्चन था 20 मार्क्स का, क्वेश्चन नंबर 4 फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनीज, आपको पता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनीज से इस बार 25 मार्क्स आए, 20 का तो ये आ गया। फुल फ्लेजेड शेड्यूल 3 पार्ट 1 पार्ट 2 स्टेटमेंट ऑफ P&L और बैलेंस शीट बनाना है। ये क्वेश्चन पहले एक बार ऑलरेडी एग्जाम में आ चुका है, और इसके
80 इवन 90% पॉइंट कॉमन थे, वही थे जो बार बार हमारे मॉड्यूल के हर क्वेश्चन में और इवन पास पेपर में आया है। लेंदी होने के नाते मैं इसको बोल सकता हूं कि ये एवरेज में 20 मार्क्स काउंट होंगे। तो अभी तक आप 80 मार्क्स का पेपर देख चुके हैं और 80 मार्क्स में करीबन 28 का इजी है, 32 का एवरेज है और 20 का बिलो एवरेज है। अभी तक कुछ भी टफ नहीं आया, एकदम मक्खन नॉर्मल पेपर, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं था जो आपसे ना बने। अब आगे क्या बोलते हैं जरा देखें। ठीक है सर, ये लेक्चर मेरा रिकॉर्ड हो रहा है, मुझे पता ही नहीं था, कोई बात नहीं सर। अब इसके बाद अगला पार्ट आ रहा है आपका, और वो था क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में आपके सामने क्वेश्चन आया है अकाउंटिंग फॉर इनकम्प्लीट रिकॉर्ड सिंगल एंट्री। आई वाज शॉक्ड और सरप्राइज टू सी के ना तो 5 नंबर का AS3 से क्वेश्चन आया और ना फुल फ्लेजेड कैश फ्लो का क्वेश्चन आया, जबकि वो डिजर्व करता है कि उसको आना चाहिए था। ठीक है सर, अब प्रभु की माया प्रभु जाने, ICI की माया ICAI जाने। तो सर यहाँ पर आपका एक बेसिक क्वेश्चन था, ओपनिंग बैलेंस शीट दे रखी थी, फिर उसके बाद उन्होंने GP रेशियो दे रखा था कॉस्ट पे 1/6 ऑन सेल, डेप्रिसिएशन 10% डिमिनिशिंग बैलेंस था, सारा पेमेंट क्रेडिटर्स को चेक से करते थे, गुड्स नगद भी खरीदते थे, बेच भी उधार भी माल बेचते थे, नगद भी बेचते थे। सर ये आपकी कैश सेल्स में से इतना अमाउंट इन्होंने हर महीने निकाला और पेमेंट कर दिया। ये मेरे नोट्स का क्वेश्चन नंबर 2 था, सचिन जैसा क्वेश्चन था, लप्पू सा सचिन नहीं था, अच्छा क्वेश्चन था। ये बैंक की पासबुक है जो आपको बता रही है इसमें आपने इतना पैसा बैंक में जमा करा, इतने 4 पेमेंट काटने के बाद। हम कैश का कोई बैलेंस मेंटेन करते हैं क्या? हाँ सर कर रहे थे, 8,000। क्या क्लोजिंग कैश था? तो आंसर आया सर ऑन फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ कैश क्या बोलते हैं 31 मार्च को 10,000 का शॉर्टेज पाया गया और ये पैसा कैशियर लेके भाग गया था। तो सर इसकी कोई पॉसिबिलिटी नहीं रिकवरी की, तो कैश अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा और आपका जो P&L है उस पर चार्ज कर देंगे, क्योंकि भविष्य में इसकी कोई रिकवरेबिलिटी की एक्सपेक्टेशन नहीं है। और सर क्लोजिंग बैलेंस ऑफ डेटर्स, ट्रेड पेबल और स्टॉक दे रखे हैं। जो डैमेज क्लेम था हमारे ऊपर किसी ने क्लेम कर रखा था और हमें लगता है कि शायद हम इस केस को डिफेंड नहीं कर पाएंगे, तो वी आर रिक्वायर्ड टू क्रिएट अ प्रोविजन फॉर डैमेज क्लेम बाय यूजिंग प्रूडेंस कॉन्सेप्ट। और इस क्वेश्चन में लिटरली ओके था, कोई बहुत ज़्यादा भारी क्वेश्चन नहीं था, एवरेज मान सकते हैं आप इस क्वेश्चन को, या इवन अबव एवरेज मान सकते हैं। तो सर अब क्या सिनेरियो निकल के आ रहा है सर बताइए हमारे बच्चों के लिए। तो सर हमारे प्यारे प्यारे बच्चे ये मान सकते हैं कि अब आपका एक क्वेश्चन अबव एवरेज आया है सिंगल एंट्री का, जो कि 15 नंबर का था। 5 नंबर के लिए AS1 आया है क्वेश्चन नंबर 5 में, और उसको आप एवरेज की कैटेगरी में ही रखेंगे, कोई दम नहीं थी। लास्ट वाले पार्ट में 5 नंबर का भयंकर इजी क्वेश्चन आया था, कैलकुलेट द मैक्सिमम परमिसिबल मैनेजरियल रेम्युनरेशन। आपको याद हो, अगर मल्टीपल आपके डायरेक्टर्स हैं, बोर्ड डायरेक्टर्स हैं, तो जो मैक्सिमम अमाउंट आप पे कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉफिट वो 11% होता है, वही वाला क्वेश्चन आया था। इसके अलावा एक थ्योरी का क्वेश्चन आया था, जिसमें थ्योरी नहीं है, बेसिकली डिस्क्रिप्टिव प्रैक्टिकल है, जहाँ पे उसने कंपनी की कुछ कैपिटल दे दी, कुछ राइट शेयर्स दे दिए, और उसने पूछा कि कंपनी बताओ SME में आएगी, स्मॉल कंपनी में आएगी, या बड़ी कंपनी में आएगी। ये वाला कंपनी ने डिसाइड किया कि वो अपनी एग्जिस्टिंग शेयर कैपिटल को बढ़ाएगा बाय इशूइंग शेयर्स। अगर आपने कंपनीज से रिलेटेड, शेयर से रिलेटेड लॉ के पेपर में कंपनीज लॉ पढ़ रखा है, तो वहां पर आपको ये पार्ट आराम से मिल जाएगा। और यहाँ पर SME से रिलेटेड क्या क्राइटेरिया है, या फिर
एक्स राइट मार्केट प्राइस कैलकुलेट करना है सर। एक्स राइट मार्केट प्राइस, क्या बात कर रहे हो, इजीएस्ट पार्ट। और सर ये भी इजीएस्ट पार्ट, क्या 10 मार्क्स का प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन। अगर कोई मुझसे पूछता है कि सर आपको कौन कौन से क्वेश्चन करने चाहिए थे, तो क्वेश्चन नंबर 1 में कोई ऑप्शन था नहीं, क्वेश्चन 2 करता, क्वेश्चन 3 करता, 4 में नहीं करता। अगर मैंने उससे पहले कभी उस क्वेश्चन को नहीं देखा था, कौन सा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंपनी शेड्यूल 3 पार्ट 1 पार्ट 2, अगर मैंने वो क्वेश्चन पहले देख रखा है तो मैं डेफिनेटली वो क्वेश्चन करता। और मैं क्वेश्चन नंबर 5 नहीं करता, जिसमें 15 मार्क्स का सिंगल एंट्री का क्वेश्चन आया था और 5 मार्क्स का एक छोटा सा क्वेश्चन आ गया था AS1 का डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी, और मैं ये वाला क्वेश्चन करता। और उसमें भी क्या करता, PPI 10 मार्क्स इजी, राइट इशू के बाद मार्केट प्राइस निकालना है, और 5 नंबर के लिए कंपनी की प्रॉफिट लॉस दे दिया, और पूछा है कि मैक्सिमम कितना अमाउंट हम एज ए रेम्युनरेशन बांट सकते हैं। तो सर ये वाला जो पूरा पोर्शन है उसमें मुझे नहीं लगता कि कोई भी पार्ट टफ है, सारे पार्ट इजी हैं। 5 नंबर का मैनेज रेम्युनरेशन भयंकर आसान, 5 नंबर का एक्स राइट मार्केट प्राइस भयंकर आसान, 10 नंबर का प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन भयंकर आसान, और एक्चुअली कुछ बचे ही नहीं है यार। तो एक बच्चा जो बहुत एवरेज है, बहुत नॉर्मल है, अगर उसने थोड़ी बहुत भी अच्छे से पढ़ाई करी है, उसने मॉड्यूल पास पेपर्स RTPs लगाए हैं, तो 20 8 28 10 38 48 और 5 53 मार्क्स का उसको एक एवरेज भी नहीं इजी पेपर मिला है। एवरेज में 20 30 32 और 5 37, यानी 53 + 37 बॉस 90 मार्क्स का पेपर, एवरेज इजी। और अगर मैं 20 नंबर इसमें और जोड़ दूं तो ये बिलो एवरेज मिला है। तो सर बड़ा आसान पेपर, हम उम्मीद कर रहे हैं कि आज का पेपर सभी बच्चों का, भारत में जितने बच्चे CA इंटरमीडिएट का आज पेपर अटेंड किए उनका बढ़िया जाना चाहिए। इसमें ऐसा कोई भी बच्चा नहीं होगा जो आज पास होने के लिए स्ट्रगल करे, बहुत आराम से वो पास होगा। अगर उसने सिर्फ 3 घंटे पेपर हॉल में बैठ के दिए हैं तो वो पास तो हो जाएगा। ये पेपर हम बोल सकते हैं कि ऐसा पेपर था जो स्कोरिंग होना चाहिए था, हर बच्चे के 70+ आने चाहिए थे, इवन 80+, 90+ भी आते हैं तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी, अतिशयोक्ति नहीं होगी। तो सर पेपर का मेरा रिव्यू ये कहता है कि पेपर बहुत आसान है, नॉर्मल है, इसमें कोई भी विशेष दम वाली बात नहीं है। चलिए हम इस रिव्यू को यहाँ पे रोकते हैं। आप लोगों को अभी से हम अगले पेपर के लिए शुभकामनाएं देते हैं, बधाइयाँ देते हैं। आप बहुत बढ़िया से पेपर निपटाएंगे, हमें इस बात का पूरा भरोसा है। थैंक यू सो मच। बढ़िया पेपर गया है, अब इस मोमेंटम को आप आगे बढ़ा के रखिएगा। लॉ का पेपर और आगे के पेपर्स भी बहुत अच्छे आएंगे, ये मेरा बिलीफ है, क्योंकि आखिरी अटेम्प्ट है और ICI ऐसा नहीं करता है जनरली कि वो आखिरी अटेम्प्ट में बच्चों को अटकाए। तो एंजॉय करिए, आपका पेपर बहुत शानदार जाएगा, मेरा ऐसा बिलीफ है। थैंक यू सो मच, बाय बाय, लव यू एंड टेक केयर, एंड बहुत सारी ब्लेसिंग्स।